राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना होती है, लेकिन अगर वही सेना उसकी वफादार न रहे तो क्या होगा? सत्ता, विश्वासघात और युद्ध की इस गाथा में एक नया मोड़ आने वाला है। द डिसलॉयल रॉयल, यानी राजा की बेवफाई का सामना। जब सत्ता डगमगाने लगे और अपनों पर से भरोसा उठने लगे, तो क्या राजा खुद को बचा पाएगा, या फिर यह राजशाही युद्ध के अंधकार में खो जाएगी? अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सुनिए नागा योद्धा, अध्याय 4, द डिसलॉयल रॉयल। अफगानों का मानना था कि जब ताकत और क्रूरता की बात आती है तो अब्दाली के साथ केवल एक ही नाम गूंजता है, सरदार खान। यह अफवाह थी कि उसके पास 10 घोड़ों की ताकत थी और वह 100 भूखे मगरमच्छों की क्रूरता के साथ अपने दुश्मनों पर हमला करता था। गर्मी का दिन था और सूरज उनके सिर पर था। जैसे ही अहमद शाह अब्दाली के कमांडर इन चीफ सरदार खान अब्दाली के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक जुगल किशोर की ओर बढ़े, भव्य तंबू के कपड़े में सरसराहट हुई। सरदार खान एक विशाल कदकाठी वाला, डरा देने वाला लंबा आदमी था। उनका जख्मी चेहरा और विशाल व्यक्तित्व उनके खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। उनकी पगड़ी उनके माथे पर भारी थी, जो उनके उच्च पद का प्रतीक थी, और उनकी पोशाक अलंकृत और प्रभावशाली थी। हालांकि जुगल किशोर सरदार की तरह शारीरिक रूप से प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उनके पास अपार शांत शक्ति और बुद्धिमत्ता से चमकती आंखें थीं। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों से कभी नहीं गई, और वह एक सैन्य रणनीतिकार की तुलना में शतरंज के उस्ताद की तरह अधिक लग रहा था। विशाल तंबू के अंदर, जो एक अस्थायी युद्ध कक्ष के रूप में कार्य करता था, सरदार खान ने विजयगढ़ और हरिपुर के हिंदू राज्यों को उखाड़ फेंकने की अपनी योजना बनाई। सैनिकों, जानवरों और तोपखाने का प्रतिनिधित्व करने वाले लघु पत्थर के निशानों के साथ एक बड़ी मेज पर फैले हुए नक्शे शक्ति और ताकत का एक भव्य दृश्य बनाते थे। जुगल, हमें कम से कम 8,000 आदमी, 500 घोड़े, 50 तोपें और 250 ऊंटों की सेना चाहिए। सरदार खान ने तंबू के अंदर तेज आवाज में मांग की। जुगल ने सहजता से मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। जुगल ने कहा, जुगल किशोर जी। क्या? सरदार खान ने असमंजस में पूछा। जुगल किशोर जी, जुगल ने दोहराया। सरदार ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उनके हाव भाव से उनकी हताशा का पता चला और उन्होंने अपनी जीभ काटते हुए दोहराया, मुझे कम से कम 8,000 आदमी, 500 घोड़े, 50 तोपें और 200 ऊंट दीजिए, जुगल किशोर जी। जुगल ने अपने अंतिम स्वर में उत्तर दिया, 4,000 आदमी, 200 घोड़े, 20 तोपें और 200 ऊंट दीजिए, जुगल किशोर जी। 100 ऊंट। सरदार ने गुस्से में कहा, लेकिन यह मेरी मांग का आधा भी नहीं है। आपने एक ऐसी सेना मांगी जो हमारे भंडार को खत्म कर दे, सरदार खान। आपके द्वारा मांगी गई आकार की सेना के साथ क्या आप 2 छोटे राज्यों पर हमला करने जा रहे हैं, या आप स्वयं अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हैं? जुगल शांत रहे और मुस्कुराते रहे, जिससे सरदार और भी क्रोधित हो गए। सरदार ने जवाब दिया, मैं आपको याद दिला दूं कि विजयगढ़ और हरिपुर सेनाओं का संयुक्त आकार मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा है। जुगल ने सरदार खान की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते हुए पूछा, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं कि सेनाएं एकजुट हो जाएंगी? सरदार की काली आंखें सिकुड़ गईं। हम कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते। हमें संख्या में क्रूरता और ताकत की जरूरत है, लेकिन वही परिणाम उन आधी संख्याओं के साथ भी प्राप्त किया जा सकता है। जुगल की आवाज अभी भी शांत थी। मैं असहमत हूं, सरदार ने जवाब दिया। मैं कहता हूं कि हम उन्हें संख्याओं से अभिभूत कर देते हैं। केवल अपनी ताकत से उनका हौसला तोड़ दो। जुगल ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, उन पर हावी होना एक तरीका है, लेकिन अन्य तरीके भी हैं। तुम्हारे गुप्त तरीके, यह निराशाजनक है, सरदार चिल्लाया। उसका धैर्य टूट रहा था। हमें कार्रवाई की जरूरत है, भ्रम की नहीं। जुगल किशोर ने दूर देखा, जैसे कि सरदार अदृश्य थे। फिर उन्होंने एक गार्ड को, जो भाला लेकर तंबू के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, सरदार खान के सामने आकर खड़े होने का इशारा किया।
जुगल ने सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहा, आप जितनी सेना की मांग करते हैं उसके साथ यह गार्ड भी हमारे लिए विजयगढ़ और हरिपुर जीत सकता है। जब महान सेनापति सरदार खान नेतृत्व कर रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है? जुगल ने सरदार खान पर तंज कसते हुए कहा, रणनीति सरदार भ्रम नहीं, यह हमेशा ताकत के बारे में नहीं है। रणनीति, आपकी युक्तियां रहस्य में लिपटी एक पहेली की तरह हैं। यह युद्ध है। सरदार गुर्राया। उसका चेहरा जुगल के लगातार अपमान से गुस्से से लाल हो गया। युद्ध सबसे बड़ी पहेली है सरदार। इसे सही ढंग से हल करें और जीत आपकी होगी। जुगल ने बिना नजरें मिलाए शांत भाव से जवाब दिया। सरदार ने चेतावनी देते हुए कहा, इसे अपने तरीके से करो, लेकिन याद रखो, अगर हम यह लड़ाई हार गए तो यह तुम्हारे हाथ में होगा। आप इस बारे में गलत हैं। ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए फायदे का सौदा है। या तो आप विजयी होकर लौटें, मुझे दी गई सेना की संख्या के बारे में सही साबित करें, या फिर मुझे फिर से विजयी साबित करके कभी ना लौटें। सरदार की आंखें आक्रोश से भर गईं और जुगल किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक मजाक था, सिर्फ तंबू को आपके वजन से हल्का करने के लिए। जुगल ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, सही की जीत हो। सरदार को जोर से इशारा करते हुए कहा कि चले जाओ। सरदार खान को पता था कि यह एक और गुप्त टिप्पणी थी जो एक मजाक के रूप में छिपी हुई थी और एक मुस्कुराहट के साथ सजाई गई थी। तंबू से बाहर निकलते समय उनकी हताशा उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। फ्लैप जोरदार झटके के साथ वापस गिरे। फिर से अकेले जुगल ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आने दी। वह अपने सहायक की ओर मुड़ा और उसे पत्र शुरू करने का निर्देश दिया। इस बीच तंबू के बाहर छापे की गंभीर सच्चाई सामने आ गई। सरदार खान हमले के बाद अब्दाली की सेना को पार करते हुए आगे बढ़े, जो अपने बंदियों की निराशा में खुश थे। बंधे और असहाय हिंदू पुरुषों को अवर्णनीय यातना का सामना करना पड़ा। उनकी पीड़ा भरी चीखें भारी हवा को चीर रही थीं। महिलाओं को दूसरे तंबुओं की ओर ले जाया जा रहा था। उनके चेहरे पीले और आतंक से त्रस्त थे। यह भयावह दृश्य उस सोची समझी बातचीत से बिल्कुल विपरीत था जो भव्य शिविर के दायरे में हुई थी। इस बीच विजयगढ़ का आसमान हजारों टिमटिमाते दियों से जगमगा रहा था। उनकी गर्म चमक उनकी परंपरा और संस्कृति की भव्यता और सुंदरता को दर्शा रही थी। अपने विशाल किले के भव्य हॉल में खड़े होकर विजयगढ़ के राजा मनोहर ने दृश्य लिया। उसके बालों का रंग बर्फीली सफेद लाटों की तरह खोने लगा था और उसकी आंखों और होठों के आसपास झुर्रियां गहरी हो गई थीं। उनके पास एक मजबूत शरीर था जो युद्ध में बिताए वर्षों का संकेत देता था, और एक शांत और धैर्यवान व्यवहार था जो उन्होंने अपने राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित करते समय विकसित किया था। वह एक बुद्धिमान नेता और परंपरा के प्रति गहरा सम्मान रखने वाले परोपकारी शासक के रूप में जाने जाते थे। तभी हरिपुर के युवा राजा वेदांत, जो धनी और महत्वाकांक्षी थे, आए। मनोहर के विपरीत वेदांत की त्वचा में युवा चमक थी और उसकी आंखें जीवन और चमक से भरी थीं। उसका शरीर दुबला पतला था और वह बाज जैसा दिखता था। उनके तीखे नैन नक्श और काले काले बाल उनकी शानदार सफेद पोशाक से बिल्कुल विपरीत थे। वेदांत ने अपने पिता के असामयिक निधन के कारण बहुत कम उम्र में ही राज्य की कमान संभाल ली थी और वह अपनी महत्वाकांक्षी शासन शैली के लिए जाने जाते थे। बूढ़ा राजा और युवा एक दूसरे के सामने बैठे थे। मनोहर के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। मुझे अपने सुंदर राज्य में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, राजा मनोहर। वेदांत ने उसका अभिवादन किया। उसकी आंखें नीचे उत्सव का आनंद ले रही थीं। राजा मनोहर ने कहा, सुंदरता राज्य में नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों में है। वे सबसे अंधेरे समय में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। यह राज्य उनकी उपलब्धि है, उसने जारी रखा। उसकी आवाज में चिंता का भाव झलक रहा था। दोनों राजाओं के बीच एक विराम बना रहा। दोनों व्यक्तियों ने उनके द्वारा साझा की गई अघोषित चिंता को समझा। युद्ध में कोई निश्चितता नहीं है। वेदांत ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आंखें मनोहर से मिलीं। प्रत्येक राजा को बलिदान देना होगा। मनोहर ने सिर हिलाया। वर्षों से अपने राज्य के लिए उठाए गए व्यक्तिगत नुकसान की गूंज उसके दिमाग में गूंज रही थी। प्रत्येक राजा को
उन बलिदानों का भार भी उठाना होगा। और फिर भी संदेह बना हुआ है। क्या ये बलिदान जीत सुनिश्चित करेंगे? वेदांत ने पूछा। नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हम सम्मान के साथ लड़ें, मनोहर ने उत्तर दिया। उनकी बातचीत के दौरान भयभीत आंखों और कांपते होठों वाला एक निजी दूत उनकी ओर दौड़ा। महाराज, उसने हकलाते हुए कहा, हमारे पास सरदार खान की सेना के बारे में जानकारी है। वे हमारी ओर बढ़ते हैं। वे 3 दिन में हम पर आएंगे। कमरे के बाहर का शांत वातावरण एक दुनिया से परे लग रहा था जब युवा वेदांत ने खड़े होकर राजा मनोहर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हरिपुर के सूखे के दौरान आपके राज्य का प्रत्येक व्यक्ति मेरे लोगों के लिए आधे पेट भोजन पर जीवित रहा। हम आपके ऋणी हैं, राजा मनोहर, वेदांत ने कहा। राजा मनोहर ने गर्व और आत्मविश्वास से कहा, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब आपके पिता और मैं जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस कारण विजयगढ़ और हरिपुर का किसी भी युद्ध में पराजित न होने का अनोखा इतिहास है। एक बार फिर इस कठिन समय में हमारे राज्य एक साथ खड़े हों। किसी को अब्दाली को उसके पीछा करने से रोकने के लिए आगे आना होगा, अन्यथा वह पलक झपकते ही हर अंतिम हिंदू साम्राज्य को मिटा देगा। मुझे यकीन है कि हम मिलकर सरदार खान के नेतृत्व वाली उनकी सेना को हराने में सक्षम होंगे। मुझे पता है कि मेरे पिता विजयगढ़ के साथ लड़े होंगे। वेदांत ने मनोहर का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी निगाहें मनोहर से मिल रही थीं। आपके शब्द मुझे शक्ति देते हैं। विजयगढ़ एकजुटता के इस कार्य को नहीं भूलेगा। मनोहर ने कुछ राहत महसूस करते हुए कहा। वेदांत ने अनुरोध किया, अब कृपया मुझे अपने आम दुश्मन का स्वागत करने के समय से पहले लौटने के लिए हरिपुर वापस जाने की अनुमति दें। जैसे ही वेदांत ने छुट्टी ली, मनोहर अपने सलाहकारों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी थी। अफगान 3 दिनों में विजयगढ़ आ रहे हैं। युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करें। विजयगढ़ और हरिपुर एक बार फिर एक साथ लड़ेंगे। विजयगढ़ की हवा में उत्साह और जश्न के बावजूद किले की दीवारों के भीतर युद्ध की योजना बनाई जा रही थी। गठबंधन बनाए जा रहे थे और जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही थीं। हरिपुर के सेनापति कृष्ण ने आत्मविश्वास से अपने युवा राजा वेदांत की ओर देखा और कहा, प्राप्त जानकारी के अनुसार सरदार खान की विजयगढ़ की ओर बढ़ने वाली सेना में 4000 आदमी, 200 घोड़े, 20 तोपें और 100 ऊंट हैं। मेरे राजा, हमारी ओर से 2700 सैनिक, 100 हाथी, 150 घोड़े और 10 चल तोपें हैं। विजयगढ़ की सेना लगभग 3000 आदमी, 50 हाथी, 50 घोड़े और 10 तोपें हैं। वेदांत ने अपने सेनापति कृष्ण की ओर देखा, जिनकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। महाराज, हरिपुर और विजयगढ़ के योद्धा एक साथ तैयार हैं। यदि हम विजयगढ़ के साथ लड़ेंगे तो हमारी जीत अवश्यंभावी है। कृपया हमें सरदार खान को घुटनों पर लाने और उसका सिर आपको उपहार में देने की अनुमति दें। निश्चिंत रहें कि यह आक्रमणकारियों के लिए एक चेतावनी होगी कि वे फिर कभी हमारी भूमि पर कदम न रखें। जवाब में वेदांत शांति से खड़े हो गए और अपनी सभा को संबोधित किया। हरिपुर विजयगढ़ के साथ युद्ध में भाग नहीं लेगा। लेकिन क्यों, मेरे राजा? कृष्ण ने पूछा। उनका आत्मविश्वास टूट गया। वेदांत ने अपना हाथ बढ़ाया और कृष्ण की ओर एक पुस्तक बढ़ा दी। पत्र में एक आकर्षक प्रस्ताव दिया गया था। राजा वेदांत, मैं हरिपुर की ओर कृतज्ञता और मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। राजा मनोहर की हार निश्चित है। अब यह आपका निर्णय है कि अपने सभी लोगों के साथ एक मृत राजा की मदद करनी है या अफगान सेना से हाथ मिलाना है। बदले में मैं वादा करता हूं कि अफगान आपके राज्य पर कभी हाथ नहीं डालेंगे। कृपया इस पत्र को इस समझौते का हमारा लिखित आश्वासन मानें। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरे राजा, यह एक जाल हो सकता है। हम इन अफगानों पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता राजा के रूप में ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृष्ण ने वेदांत से कहा, एक राजा के रूप में मेरे लोगों का जीवन पहले आता है। मैं अपने लोगों की सुरक्षा और अपने राज्य को बचाने के लिए जो भी करना होगा वह करूंगा। मेरे पिता मर चुके हैं और उन्होंने मुझ पर, अपने बेटे पर कार्यभार छोड़ दिया है।
राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का भार किस पर है? हार का बोझ किस पर? निश्चित रूप से मरा हुआ आदमी नहीं। हैरान होकर कृष्ण ने वेदांत को समझाने की कोशिश की। लेकिन मेरे राजा, यह कोई चर्चा नहीं है, यह एक निर्णय है जो पहले ही लिया जा चुका है कृष्णा। वेदांत ने आदेशात्मक स्वर में कहा। राजा मनोहर की मदद न करने की निराशा और अपराध बोध कृष्ण के चेहरे पर स्पष्ट था। फिर वेदांत ने तुरंत चर्मपत्र और कलम की मांग की। अपने कलम को काली स्याही में डुबाते हुए उन्होंने लिखा, आपकी ताकत, कद और बुद्धिमत्ता के नेता की ओर से गठबंधन की पेशकश से मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मिलन से आपको अत्यधिक लाभ होगा। हरिपुर से आप संतुष्ट होंगे। विजयगढ़ सब तुम्हारा होगा। कृष्ण का चेहरा निराशा, अपराध बोध, लाचारी और मित्र राज्य के प्रति बेवफाई के दर्द से भरा था। विजयगढ़ में 3 दिन तनावपूर्ण प्रत्याशा में बीते। डूबते सूरज ने आसमान को आग के रंगों से सजा दिया। जब राजा मनोहर साहस और लचीलेपन की अद्भुत छवि के साथ अपनी सेना में सबसे आगे खड़े थे, उनके नीचे की जमीन उनकी घुड़सवार सेना, उछलते घोड़ों और युद्ध के लिए सुसज्जित राजसी हाथियों के मिश्रण की संयुक्त शक्ति से कंपन कर रही थी। अलग अलग उम्र के पुरुषों ने, जिनके चेहरे दृढ़ संकल्प से कठोर थे, अपने हथियारों को, चाहे वे तलवारें हों, तीर हों या खंजर हों, अटूट संकल्प की पकड़ के साथ पकड़ लिया। युद्ध की संभावना के बावजूद अपने लोगों को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार देखकर मनोहर में गर्व की भावना पैदा हुई। उनका दिल पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उनके सीने में फड़फड़ा रहा था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में एक अनुभवी नेता की शांति झलक रही थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्म और आमंत्रित होती थीं, अब एक सैनिक की ठंडी नजर आ रही थीं, जो आगे की लड़ाई के लिए तैयार था। हरिपुर की सेना को हमारी सेना तक पहुंचने और शामिल होने में कितना समय लगेगा? राजा मनोहर ने अपने सेनापति से पूछा। अपना सिर नीचे झुकाते हुए कमांडर ने उत्तर दिया, माय लॉर्ड, वे नहीं आ रहे हैं। वेदांत के विश्वासघात की खबर से मनोहर की शांति भंग हो गई। उनके विश्वस्त सहयोगी हरिपुर ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। इस विश्वासघात से दुखी मनोहर अब अपने लोगों के लिए शांति पाना चाहता था। जो आशाजनक जीत मानी जा रही थी, वह अपने राजा पर भरोसा करते हुए वहां खड़े हर व्यक्ति के लिए अचानक एक आत्मघाती मिशन बन गई। अपने सदमे और निराशा को छिपाते हुए वह अपने दूत की ओर मुड़ा। उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी तात्कालिकता की भावना के साथ बज रही थी। मेरे लिए चर्मपत्र और स्याही लाओ, उसने आदेश दिया। उन्होंने खून की जगह स्याही को और युद्ध की जगह शब्दों को चुना। वर्षों की तलवारबाजी से कठोर हुई उनकी उंगलियां कलम पकड़ लीं और उन्होंने खुद सरदार खान को एक संदेश लिखना शुरू कर दिया। प्रत्येक शब्द में उनके राज्य के भाग्य का भार था। यह संदेश अपने लोगों को बचाने का उनका आखिरी प्रयास था, और उनके भीतर उथल पुथल के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प अटूट रहा। वह जानता था कि आग और खून की इस परीक्षा में वह न तो डर सकता है और न ही निराशा, केवल अपने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए शांति की आशा रख सकता है। जिन दूतों को युद्ध विराम का यह प्रस्ताव सौंपा गया था, उन्होंने सरदार खान के शिविर की ओर अपना रास्ता खोज लिया। आजा और शंभूजी, हालांकि अलग अलग रास्तों पर थे, अब गोकुल से केवल 1 दिन की दूरी पर थे। आजा का इंतजार हर कदम के साथ छोटा होता जा रहा था। कई महीने हो गए थे जब उसने आखिरी बार शंभूजी को देखा था। यह शुक्ल पक्ष से 1 दिन पहले का दिन था, और गोकुल की सड़कें पहले से ही नागा साधुओं और साध्वियों से भरी हुई थीं। भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए पूरे शहर में शिविर लगाए गए थे। गोकुल के निवासियों ने भी अगले दिन भव्य पूजा की तैयारियों में उत्साह के साथ भाग लिया और नागा साधुओं का सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्वागत किया। इस बीच विजयगढ़ के किले से कुछ ही दूरी पर सरदार की सेना आक्रमण की तैयारी कर रही थी। 2 दूत राजा मनोहर का संदेश लेकर सरदार के तंबू में पहुंचे। पत्र प्राप्त करने के बाद सरदार खान मनोहर के साथ शांति के लिए अपनी शर्तों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए, और सरदार खान के तंबू में
मनोहर का स्वागत करने का निमंत्रण अपने दूतों के माध्यम से मनोहर को वापस भेज दिया गया। पत्र में अनुरोध के अनुसार राजा मनोहर सरदार के आधार तंबू में पहुंचे। तेज हवा के कारण भारी तंबू में जोर जोर से सरसराहट होने लगी। मनोहर के साथ सैनिकों का एक छोटा सा दल उनके विश्वास और विश्वास को दर्शाने के लिए आया था कि वास्तव में दोनों के बीच युद्ध विराम का समझौता हो सकता है। राजा मनोहर और सरदार खान एक दूसरे के सामने बैठ गए। उनके बीच अस्थिर तनाव पैदा हो गया। शिविर में सन्नाटे को तोड़ते हुए राजा मनोहर ने सरदार को नमस्कार किया। मैं आपके उत्तर के लिए आभारी हूं, सरदार खान, और कि अब हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। सरदार मुस्कुराए, जैसे और अधिक सुनना चाहते हों। मैं युद्ध हार सकता हूं, लेकिन इससे आपके हजारों लोग भी मारे जाएंगे। सरदार खान, आइए अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार और बुद्धिमान बने, जो अपने जीवन को लेकर हम पर भरोसा करते हैं। पुरुष मरेंगे और पुरुष आएंगे, मैं चिंता नहीं करता। यह युद्ध है, सरदार ने उत्तर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मनोहर उसके इरादों को समझ गया है। राजा मनोहर खड़े हुए, सरदार खान के करीब गए और उन्हें अपनी तलवार भेंट की। मेरे राज्य के लोग ही मेरा परिवार हैं। यह तलवार मेरा सम्मान है। अब मुझे बताओ कि तुम मेरे सभी पुरुषों और बच्चों के जीवन के बदले में क्या चाहते हो। सरदार ने शांति से राजा मनोहर की तलवार स्वीकार कर ली और फिर अपने सैनिकों को राजा को अपनी बाहों से पकड़ने का संकेत दिया। निहत्थे राजा की पीठ पर बार बार मुक्के मारकर उसे घुटनों के बल झुका दिया गया और फिर उसके सिर को नीचे झुकाकर तब तक झुकाया गया जब तक कि उसका माथा जमीन पर नहीं छू गया। सरदार ने मनोहर की अपनी तलवार निकाली, राजा के बगल में घुटने टेक दिए और कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह सबसे महान है। और फिर उसने एक हाथ से मनोहर के बाल पकड़ लिए और अपनी ही तलवार से उसका गला काट दिया। राजा मनोहर ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सरदार खान ने उसकी सांस की नली और गर्दन की सभी नसों को तब तक काट दिया जब तक कि मनोहर का सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हो गया। सरदार खान ने अपना सिर उठाया, फिर भी उसे बालों से पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाया और कहा, तुमने यह क्यों सोचा कि मैं हर चीज से कम पर समझौता करूंगा? मनोहर के आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं। विजयगढ़ पर आक्रमण प्रारंभ करो। दोपहर तक किला ढह जाना चाहिए। सरदार खान ने अपने कमांडरों को आदेश दिया और राजा मनोहर का सिर लेकर तंबू से बाहर चला गया। राजशाही में फूट पड़ चुकी थी और वफादारी पर सवाल उठ चुके थे, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, तो इसे मिस मत करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस महाकाव्य को सुन सकें। अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, उन्हें जरूर देखें। प्लेलिस्ट और अगले अध्याय के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। और ऐसे ही अद्भुत कहानियों के लिए द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।